नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग चाहते हैं कि 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको प्रकाश के बारे में सारी बात बताए थे कि प्रदीप्त प्रकाश क्या होता है, अप्रदीप्त क्या होता है, किरण पुंज के बारे में बताए थे, पारदर्शी और पारभासी पदार्थ के बारे में बताए थे। तो अब हम लोग उससे आगे चलते हैं और एक बात और कि आप यदि फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको जाके देख लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग चलते हैं परावर्तन पे कि परावर्तन के बारे में जानेंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो पहले आप परावर्तन को जानिए कि परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश, देखिए प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पे टकराता है ना तो टकरा के लौट जाता है। यानी प्रकाश जब किसी वस्तु पे टकराता है तो टकरा के लौट जाता है। तो प्रकाश को किसी वस्तु पे टकरा के लौटने की जो घटना होती है उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी परावर्तन हम किसे बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन किसे बोलेंगे। तो प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब सीधा समझिए, देखिए क्या होता है कि क्या होता है, एक बात ध्यान दीजिए आप। मतलब देखिए, दर्पण देखे होइएगा, दर्पण। तो दर्पण आप लोग देखे होइएगा कि दर्पण में क्या होता है कि ऐसे प्रकाश जब मारेंगे ना तो प्रकाश देखिएगा कि ये लौट जाता है। मतलब प्रकाश को जब ऐसे मारिएगा तो देखिएगा लौट जाएगा। मतलब फिर क्या होता है, उसी पथ पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। देखिए ध्यान दीजिए कि प्रकाश ऐसे आया और ऐसे मारे तो ऐसे लौट जाता है। यानी प्रकाश ये हो गया आने वाला, ये हो गया जाने वाला। यानी प्रकाश ऐसे आया, ऐसे लौट गया। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी किसी सतह पे पड़ के लौट जाता है। बात समझ गए। तो चलिए, अब यहाँ से हम लोग प्रकाश के परावर्तन समझ गए। प्रकाश के परावर्तन के बाद हम लोग इसमें कुछ नियम होता है तो नियम को जानते हैं। तो आप ये बात जान लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। ये बात पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो देखिए, पहला नियम क्या होता है। तो पहला नियम क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए कि एक ये समतल जगह हो गया, समतल जगह हो गया। तो ये हो गया एक प्रकाश आने वाला, एक हो गया जाने वाला। यानी ये प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश जा रहा है। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीर के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में बताए ही थे कि ऐसे यदि आ रहा है तो इसका तीर ऐसे लगा दिए तो इसका मतलब ये प्रकाश आ रहा है, तीर ऐसे लगा दिए इसका मतलब प्रकाश जा रहा है। बस कुछ भी नहीं है। आप तीर को घुमा दीजिए तो ये हो गया आने वाला किरण, इस तीर को घुमा दीजिए तो जाने वाला किरण। बात वही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आने वाला किरण, ये हो गया जाने वाला किरण। तो देखिए, इस दोनों के किरण के बीच में खींचेंगे एक अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब या लंब, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, पहला नियम जो होता है प्रकाश का परावर्तन का, यानी प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम, तो 2 नियम। तो पहला नियम जो होता है, तो पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। बात समझ गए। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण। तो देखिए, इसको बोलेंगे आप, आने वाले किरण को बोलेंगे आपतित किरण, आने वाले किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जाने वाले किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। बात समझे। आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। तथा इस दोनों आपतन बिंदु के बीच में ये जो खींचा गया अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों, यानी आपतित किरण 1, परावर्तित किरण 2, अभिलंब 3, यानी तीनों जो होता है सो एक ही तल पे होता है, एक ही समतल पे होता है। एक ही समतल कह सकते हैं या एक ही तल कह सकते हैं। तो पहला नियम आप देख लिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। यानी प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम पर है। तो एक नियम ये हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम क्या होगा,
अब यहाँ पे बता देते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या होता है, पहला नियम ये हो गया, अब दूसरा नियम को समझिए। तो दूसरा नियम को समझने से पहले कुछ बात समझ लीजिए कि देखिएगा क्या कि एक आप दर्पण ले लीजिएगा, दर्पण जिसमें हम मुंह देखते हैं, फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं। तो उस दर्पण को देखिएगा कि ऐसे सीधा प्रकाश मारिएगा, सीधा, पीछे दीवार होना चाहिए तो या कुछ होना चाहिए पीछे, तो ऐसे मारिएगा, प्रकाश ऐसे है और ऐसे इस पे मारिएगा प्रकाश, यानी टॉर्च मारिएगा तो इसका देखिएगा छाया सीधा बनेगा। ऐसे मारिएगा सीधा बनेगा। यदि आप ऊपर से मारते हैं तो नीचे बनेगा, यदि नीचे से मारते हैं तो ऊपर बनेगा। मतलब जैसे जैसे तिरछा कीजिएगा वैसे वैसे छाया ऊपर होते चले जाएगा। यदि जैसे जैसे इसे ऊपर से मारेंगे वैसे वैसे ये नीचे होते चला जाएगा। तो इससे क्या निकलता है कि इससे निकलता है, देखिए ध्यान दीजिए, इससे क्या निकलता है कि जितना डिग्री से आप प्रकाश आएगा उतना ही डिग्री से वापस लौट जाएगा। यानी जितना डिग्री से प्रकाश आएगा उतना ही डिग्री से वापस लौट जाएगा। अब सीधा बात समझिए कि यदि 30 डिग्री से आ रहा है प्रकाश तो वापस भी होगा 30 डिग्री से। यदि आने वाला किरण यदि 40 डिग्री है तो जाने वाला किरण भी होगा 40 डिग्री। यदि आने वाला किरण 45 डिग्री है तो जाने वाला किरण भी होगा 45 डिग्री। बात समझ गए? मतलब जितना डिग्री से आएगा उतना डिग्री से चला जाएगा। यदि कोई किरण 90 डिग्री से आ रहा है तो 90 डिग्री से क्या होगा, वापस हो जाएगा। यानी सीधा जब प्रकाश मारेंगे तो उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। सीधा जब प्रकाश मारेंगे तो उसी पथ पे क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये आ जाता है कि क्या कि यदि किसी प्रकाश को सीधा मारेंगे तो कैसे लौटेगा, तो उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। क्वेश्चन ये आ जाता है कि किसी वस्तु पे यदि सीधा प्रकाश मारेंगे, यानी किसी परावर्तन जो सतह है उस पर सीधा प्रकाश मारेंगे तो कैसे प्रकाश लौटेगा, तो सीधा लौट जाएगा, उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। तो ये बात समझ गए कि जितना डिग्री से आया उतना ही डिग्री से वापस हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण, दूसरा नियम इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम, कि आपतन कोण, अच्छा इसको बोलेंगे आपतन कोण, ध्यान दीजिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सीधा समझिए, आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। अब जैसे कि आप एक समतल भाग हो गया, ये मान लेते हैं कि आपतित किरण है, आने वाला है, और ये हो गया क्या, परावर्तित किरण। अब इसके बीच में एक अभिलंब हो गया, ये तो जानते ही हैं, अभी बतेवे किए हैं पहला नियम में। तो देखिए यदि इस कोण को I मान ले, इस कोण को R मान ले, यानी इस कोण को I मान ले, इस कोण को R मान ले, तो क्या हो जाएगा, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R का, है ना, ये कोण का चिन्ह है, यानी कोण I किसके बराबर हो जाएगा, कोण R का। बात समझ गए ना। देखिए तीर ये बता रहा है कि आपतित किरण है, ये बोल रहा है परावर्तित किरण है। ठीक है, ये अभिलंब हो गया, इतना बात जानते ही हैं। बात समझ गए ना। तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है, मतलब आपतित कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जितना आने वाला कोण, जितना डिग्री से प्रकाश आएगा उतना ही डिग्री से वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नियम इसका हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देख लिए, आप दोनों नियम को देख लिए। अब चलिए इसमें कुछ बात हम लिखना आपको सिखाते हैं। ठीक, कुछ बात को सीखिए। मान लीजिए इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं। ठीक है, ये MN एक समतल भाग हो गया। ठीक है, तो देखिए AO क्या हो गया, AO क्या होगा, AO को क्या बोलेंगे, तो AO हो गया आपतित किरण, हो गया ना, AO हो गया आपतित किरण। अब मानने के लिए आप कुछ भी मान लीजिए, P Q R S कुछ भी, X Y Z कुछ भी, वो दिक्कत नहीं है। तो AO हो गया आपतित किरण। उसके बाद में देखिए BO हो गया, BO परावर्तित किरण, तो BO को बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, देखिए CO को क्या बोलेंगे, अभिलंब, CO को बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, देखिए AOC, यानी AOC कोण AOC को बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, देखिए COB कोण COB को बोलेंगे परावर्तन कोण।
बात समझ गए ना। तो COB को बोले परावर्तन। अब यदि आपको पूछ दे कि परावर्तन आपतन कोण किसे कहते हैं, तो AOC के बीच का जो कोण है उसी को बोलेंगे क्या, आपतन कोण। और COB के जो बीच का कोण है उसी को बोलेंगे क्या, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को हम लोग क्या माने हैं, I माने हैं। परावर्तन कोण को क्या माने हैं, R माने हैं। ठीक है, तो ये तो नियम में आप बता दिए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया, मतलब I इसको माने R इसको माने, तो I और R दोनों कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि यदि पूछ दे परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब, देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसी को बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसे बोलेंगे, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा उसी को बोलेंगे परावर्तन कोण। बात इतना समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट बिंदु पे। तो ये बात याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको ऐसे ही दे देगा, 1 A, B दे देगा 2, C दे देगा 3, D दे देगा 4। तो कितना नियम होता है, 2, यानी B 2। ऑप्शन कहाँ है, B 2, B है तो B में ही जाके क्या करेंगे, टिक मारेंगे। बात समझ गया। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वो दोनों नियम को हम लोग देख लिए। चलिए अब आप आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे अच्छा परावर्तक जो होता है किसी चीज का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन करने वाला, तो सबसे अच्छा जो परावर्तक होता है ना, वो दर्पण होता है। दर्पण मतलब तो जानते ही हैं, ऐना जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं। वैसे परावर्तक सतह बहुत कुछ है। जैसे परावर्तक सतह एक थाली ले लीजिएगा, प्लेट, स्टील का जो प्लेट आता है घर में, वो थाली ले लीजिएगा, तो थाली में भी आप अपना चेहरा देख सकते हैं, या उस पर टॉर्च मारिएगा तो हल्का मात्रा में प्रकाश वो भी परावर्तन करेगा। चाहे चम्मच ले लीजिए, चम्मच पे भी देखिएगा कि एक मोमबत्ती को जला दीजिएगा, उसके सामने रखिएगा तो देखिएगा उसमें दिखेगा, तो वो भी परावर्तन हो गया। मतलब जिसमें किसी चीज़ का छाया बन जाए वो परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो थाली हो गया तो थाली पे भी प्रकाश मारिएगा, मतलब बहुत ऐसे स्टील का बर्तन है जैसे मारिएगा, लेकिन वो सब हल्का परावर्तन करता है, ज़्यादा मात्रा में परावर्तन नहीं करता है, हल्का मात्रा में क्या करता है, परावर्तन करता है। लेकिन दर्पण जो है सो अच्छा परावर्तक है। दर्पण पे प्रकाश मारिएगा तो पूरा परावर्तन करता है। दर्पण पे प्रकाश मारिएगा तो पूरा क्या करता है, परावर्तन करता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि होता क्या है, तो दर्पण के बारे में जानते हैं। तो दर्पण देखिए, दर्पण जो होता है सो 3 प्रकार का होता है। आपको क्वेश्चन पूछ दे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग पहला दर्पण जानते हैं, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पहला दर्पन जो हो गया, तो समतल दर्पण के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद हम 2 दर्पण के बारे में बताएंगे। तो देखिए समतल दर्पण क्या होता है, तो समतल दर्पण का कुछ विशेषता जानते हैं कि समतल दर्पण का विशेषता क्या होता है। ये विशेषता हो गया गुण, ठीक है, विशेषता हो गया। तो इसका पहला विशेषता हो गया क्या, कि समतल दर्पण की वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। इसको समझिए, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, यानी कहने का अर्थ हुआ कि समतल दर्पण है, ये जो ऐसे कर रहे हैं इसका मतलब रंग रहे हैं। आप देखिए होइएगा कि एक वैसे ही कांच ले लेंगे और उस पर प्रकाश मारेंगे तो सीधे निकल जाएगा, वो परावर्तन तो नहीं करेगा। कांच यदि ले सीधे शीशा, तो उस पर प्रकाश मारेंगे तो सीधे निकल जाएगा, परावर्तन तो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन दर्पण को क्या, वही कांच को रंग देते हैं, पीछे से रंग देते हैं, यानी कि कलर कर देते हैं। तो कलर कर देते हैं तो वो दर्पण बन जाता है, तब उसे प्रकाश मारेंगे तो परावर्तन कर देगा, नहीं कर देगा। तो वही बात है। तो इसको ये जो डैश दिए हैं, इसका अर्थ हुआ ये रंगना, रंजित किए हैं, यानी एक शीशा है रंग दिए हैं। तो आप देखिएगा कि वस्तु यदि यहाँ से 3 सेंटीमीटर के दूरी पर रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब भी 3 सेंटीमीटर पे बनेगा। यदि वस्तु के समतल दर्पण के सामने मान लीजिए 6 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी 6 सेंटीमीटर पर बनेगा। आप जाकर देखिएगा, दर्पण के सामने खड़ा होकर देखिएगा, कि आप आगे आइएगा तो प्रतिबिंब भी देखिएगा उतना ही पीछे बनेगा। जितना आप पीछे होइएगा प्रतिबिंब में से ही पीछे होते चले जाइएगा, और पीछे होइएगा प्रतिबिंब और पीछे होते चलेगा। मतलब देखिएगा, मतलब जितना हम दूर भागेंगे उतना प्रतिबिंब भागता जाता है, नहीं जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे खड़ा रहिएगा तो उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ फिर दूरी बढ़ा दीजिएगा तो उतना ही पीछे दूर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो क्या कहने का अर्थ हुआ कि वस्तु की दूरी जितना होगी उतना ही
प्रतिबिंब की दूरी होगी। मतलब जितना दूर पे वस्तु को रखिएगा उसका प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब जो उसका छाया बनता है वो छाया भी उतना ही दूरी पे बनेगा। तो इसीलिए इसका पहला कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक है, देखिए दूसरा बात हो गया ये कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी मतलब होता है सीधा, जिसे हम आभास कर सकते हैं सिर्फ कि प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। हाँ, अब इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया कि इस दर्पण में पार्श्विक विस्थापन होता है। पार्श्विक विस्थापन होता है। अब देखिए पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, तो आप दर्पण के सामने ना आर लिख के ले जाइएगा, आर, तो आपको दर्पण में कैसा दिखेगा, आर ऐसे दिखेगा। आप बी को लिखिएगा, बी को तो बी ऐसे लिखते हैं, लेकिन दर्पण के सामने में देखिएगा तो ऐसे दिखाई देगा। तो इसका पार्श्विक विस्थापन, तो पार्श्विक विस्थापन यानी पार्श्विक रूप से कह सकते हैं, एक मिनट इसको कह सकते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उल्टा यानी कैसे दिख रहा है, उल्टा। पार्श्विक रूप से कैसा होगा, उल्टा होगा। यानी आर ऐसे रहेगा तो दर्पण में ऐसे दिखेगा, बी ऐसे रहेगा तो दर्पण में ऐसे दिखेगा, मतलब उल्टा, पार्श्विक रूप से ये उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, इतना बात समझ गए, इतना बात समझ गए। और कुछ आपको गुण मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया आपका समतल दर्पण। ठीक है, चलिए समतल दर्पण के बाद हम लोग चलते हैं आगे वाले दर्पण पे। ठीक, तो देखिए समतल दर्पण के बाद हम जानने से पहले कुछ जान जाते हैं प्रतिबिंब के बारे में। देखिए प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए आप यहां से समझ लिए कि प्रतिबिंब भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला देखिए, पहले प्रतिबिंब को जान जाए कि प्रतिबिंब किसे बोलते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखिए ये अभी आपको कम समझ में आएगा, आगे हम जब इस दर्पण में पूरा बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब इसका तीसरा पार्ट हम बनाएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण। जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन क्या होता है, मतलब प्रकाश, हम बताए कि प्रकाश जब मारिएगा तो परावर्तन हो जाएगा। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि मिल रहा है, कल्पना कर सकते हैं उसका, तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को बोलते हैं क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी या काल्पनिक एक ही चीज को बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आप आभासी प्रतिबिंब बोल दीजिए या काल्पनिक प्रतिबिंब बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रतिबिंब दो तरह का होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो आप इसको देख लीजिए, प्रतिबिंब को देख लीजिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। बस इसी परिभाषा से इस दोनों का परिभाषा मिल जाएगा, इसी परिभाषा को आप देख लीजिए, दोनों मिल जाएगा। जब आपको वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इसको नहीं लिखना है, मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, इसको नहीं लिखना है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब उसे बोलेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तब इसको नहीं लिखना है,
इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि वास्तविक में इसको लिखना है और काल्पनिक में इसको छोड़ देना है। वास्तविक में इसको लिखना है, इसको छोड़ देना है। और काल्पनिक में क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे। तो काल्पनिक में बोलेंगे क्या, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब में बोलेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। बस इतना समझ गए प्रतिबिंब के बारे में। चलिए अब हम लोग एक दर्पण तो पढ़ लिए, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के बाद हम लोग जानते हैं आगे वाले दर्पण के बारे में कि आगे कौन कौन से दर्पण होते हैं। तो देखिए अब जो होता है यहां से आपको गोलीय दर्पण की बात होगी। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन यदि पूछे आपको कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के कहिएगा। और जब आपको गोलीय दर्पण पूछ दे तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण और मतलब गोलीय दर्पण में जो उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, तो कैसे होगा सो देखिए। तो एक क्या होता है गोलीय मतलब गोल, तो एक गोल शीशा होता है, उस शीशा को क्या करता है 2 भाग में काट दिया जाता है। देखिए जब गोल एक चीज होता है उसमें कहीं ना कहीं तिरछा होता है, तो वो तिरछा जो होता है बीच मतलब ये तिरछा कहाँ होता है, तो बीच में होता है पूरा। इस चारों तरफ से लेंगे जहाँ बीच होगा वही होगा तिरछा। तो तिरछा को हम लोग सी बोलते हैं, केंद्र, ठीक है, केंद्र बोलते हैं। अब देखिए अब इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया। तो यानी गोलीय दर्पण को 2 भाग में क्या किया, काट दिया। यानी गोल शीशा है, उस शीशा को 2 भाग में काट दिया। यदि इसको बाहर से रंग दे, बाहर से यदि रंग दे, कलर कर दे, तो बाहर से कलर करेगा तो अवतल दर्पण बनेगा। बाहर से कलर करे तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और अंदर से कलर करे, अंदर से, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। बात समझे कि बाहर से कलर कर दिया तो अवतल दर्पण और अंदर से कलर कर दिया तो उत्तल दर्पण। यानी दर्पण यही 2 प्रकार का हो गया। तो देखिए ऐसे हो गया, तो बाहर से इसको रंगे हैं तो ये हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। बात समझे। और देखिए ये कैसे है, ऐसे है, और इसको कहां से रंग दिया है, अंदर से रंग दिया। तो अंदर से रंग दिया तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। बात समझे। यानी बाहर से रंग देंगे तो अवतल दर्पण और अंदर से रंग देंगे तो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो चलिए तो इतना चीज समझ गए अवतल दर्पण। उसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर हम बताएंगे बहुत कुछ, अभी बाकी है। तो चलिए इतना चीज समझ गए आप, इतना चीज को देख लिए। इसमें आप प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है। उसके बाद बारी बारी से आपने प्रतिबिंब को देखा, हाँ प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस चीज के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आपको सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि मेरा डाला गया प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो जल्दी से आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।